ओम सभी को ओम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दिनेश विश्वास जी का है, जिनका आज विशेष सत्र रहेगा। बात बात पित्त कफ 3 दोष होते हैं हमारे में। आज उनका विशेष है वात पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आपके विषय में हम सब साधकों के जानकारी देंगे अनिल शर्मा जी। वैसे तो मैक्सिमम लोग आपको जानते हैं और हमारे साधक चाहते हैं कि आप बार बार हमारे बीच आएं और अपने किसी नए विषय के साथ और हम लोगों को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जी। अनिल शर्मा जी। जी, डॉक्टर दिनेश विश्वास जी का स्वागत है। कितनी अच्छी तरह से आप अपनी बात रखते हैं और आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग है कि हम सब साधकों के रिक्वेस्ट पर आप तीसरी बार हमारे बीच में आ जा रहे हैं। पहले भी 2 बार आपका कार्यक्रम हुआ है। डॉक्टर दिनेश विश्वास जी की विशेषता तो ये है कि वो जो उनकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो काया बंधु नाम से है और वो काफी प्रसिद्ध है बरेली में। और उसके माध्यम से वो हजारों साधकों को उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उपचार देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। डॉक्टर दिनेश विश्वास स्वयं बहुत ही योग्य एकेडमिशियन हैं। उन्होंने बीएमएस किया था आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से। उसके बाद सीसीवाईपी भी किया वहां से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, फिर दिल्ली से डीएनएचई किया, फिर फिलीपींस से आपने भी शिक्षा ली और बीवाईपी किया, फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से भी की। तो कई विश्वविद्यालयों से आपने अध्ययन किया है। और अब जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि हम एलोपैथी में भी जानते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कई तरह की बीमारियों के लिए विशेषज्ञता सेवाएं प्रदान करता है, तो ऐसा आपका हॉस्पिटल है। और हमारे इस समूह के साथ उनका विशेष प्रेम है। आज जैसे मैंने बताया कि तीसरी बार आप हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं दीपन जी का भी धन्यवाद दूंगा जो उनसे लगातार संपर्क में हैं। और आज जो उनका विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आयुर्वेदिक दृष्टि से जो वात पित्त कफ होता है, उसमें वात विषय से होने वाले जो रोग हैं वो कौन से रोग होते हैं और उनका उपचार क्या होता है, वो आज हमको बताने वाले हैं। तो हम बेसिक आयुर्वेदिक के बारे में भी हमें साथ ही साथ जानकारी मिलेगी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, साथ ही जैसा सरोज जी ने कहा, हम लोग प्राणायाम हम रोज करते हैं तो हम जानते हैं, तो वो भी साथ में करते रहे। मैं एक बार पुनः श्री दिनेश विश्वास जी का स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे हम सब लोगों के सामने इस विषय पर बात करें। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे पुनः आमंत्रित किया है यहाँ पे अपना वक्तव्य देने के लिए। मेरा आवाज आप सभी को सुनाई दे रहा है? जी दिनेश जी, बहुत स्पष्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात, ओम शांति। अ, जो विषय है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर आप जितने भी लोग योग साधक हैं यहाँ पे, अधिकतर की वह मेरे ख्याल से 50 प्लस है। और जिस वय अवस्था में आप लोग हैं उसमें वात रोग सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वात हमारा एक ऐसा दोष है जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब, जैसे एक फ्रेज आया है, एक श्लोक आया है कि बिना वायु के पित्त कफ मल मूत्र वीर्य किसी भी चीज का गमन नहीं हो सकता। तो जहां गमन है वहां वात है। अगर मैं ये हाथ हिला रहा हूं, आप लोग हाथ हिला रहे हैं, अनिल जी मेरे सामने हाथ हिला रहे हैं, तो ये वात की वजह से ही पॉसिबल है। अगर वात नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे कहा भी जाता है, अगर कोई शरीर छोड़ देता है तो कहता है हवा हवा चली गई, मतलब जो शरीर के अंदर गमन कर रही थी चीज वो अब नहीं है इनमें। तो वात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वात को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि वात अगर मैं कंसिडर करता हूं तो वो हर समय, अहोरात्रि की अगर हम बात ले लें तो उसमें भी एक समय ऐसा आता है, एक प्रहर ऐसा आता है जिस समय वात प्रोमिनेंट रहता है, एक प्रहर ऐसा आता है जिसमें पित्त प्रोमिनेंट रहता है,
एक समय ऐसा आता है जब कफ प्रोमिनेंट रहता है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जिस समय हम लोग ये वक्तव्य सुन रहे हैं और मैं दे रहा हूं, तो इस समय कफ काल है, यानी कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का समय कफ काल। 10 बजे से लेके सुबह और दोपहर 2 बजे तक ये है पित्त काल। फिर दोपहर 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये है वात काल। यानी कि अगर किसी को वात रोग है तो वो ये देखेगा कि शाम के समय उसका दर्द ज्यादा बढ़ता होगा। इसी तरीके से अगर हम शाम को लें तो फिर से 6 बजे से लेके 10 बजे तक कफ काल स्टार्ट हो जाता है शाम को। फिर रात 10 बजे से लेके दोपहर रात के 2 बजे तक ये आपका फिर से पित्त काल स्टार्ट हो जाता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि रात रात भी बोल सकते हैं, उसे सुबह भी बोल सकते हैं, 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये फिर वात काल होता है। यानी कि 2 से 6 दोपहर में और सुबह के समय ये वात का समय होता है। तो जिनको वात की प्रॉब्लम होती है इस समय पे उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनके दर्द बढ़ जाते हैं। ये आप लोग अगर किसी को अगर वात का रोग है तो वो इसको एज्यूम करता होगा, महसूस करता होगा इसको। अब आती है बात वय अवस्था, यानी कि किस हम जो हमारी एज होती है, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था और फिर वृद्धावस्था। तो बाल्य अवस्था में अगर हम देखें तो उस समय कफ प्रोमिनेंट रहता है। अगर हम यौवन अवस्था में देखें तो उसमें पित्त प्रोमिनेंट रहता है, यानी कि पित्तज विकार ज्यादा होता है। अमल पित्त की प्रॉब्लम होगी लोगों को, ठीक है, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, स्टार्ट हो जाता है यंग एज में ही आजकल स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें वृद्धावस्था में, इस समय वात रोग यानी कि वात काल होता है, इसमें वात प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ये तो बात रही कि अहोरात्रि में किस तरीके से वात एक्ट करता है और हमारा वय अवस्था में वात पित्त कफ कैसे एक्ट करते हैं। अब आज का जो विषय है कि वात रोग हो, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, तो सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि वात रोगों का कारण क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वात पित्त कफ के जो गुण होते हैं, अगर हम वात को ही कंसिडर करें तो उसका जो गुण है, उसका गुण क्या है? तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, विशद, दारुण, कठिन, ये सब उसके क्या है? वात के गुण है। अगर आप देखिए कोई लकड़ी है, अगर आपने कितना भी तेल लगा के रखा है उसमें, लेकिन अगर हवा में रख दोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे उसमें रुक्षता आती चले जाएगी, वो सूखा होता चला जाएगा, उसमें काठिन्यता पड़ जाएगा, उसमें दारुण बढ़ जाएगा, मतलब वो टफ हो जाएगा। तो ये सब क्या है? वात के लक्षण है। अब अगर इन्हीं ओ सॉरी गुण है, इन्हीं गुण वाले अगर हम आहार विहार करते हैं तो वात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके का हम आहार विहार करते हैं जिससे क्या हो जाता है? हमारा वात बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हमारा वात बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है उसका गुण क्या है? तत्र रुक्ष। तो जैसा गुण है वात का, वैसे हम आहार विहार करते हैं तो हमारा वो वात का जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो लक्षण है वो दिखाई देने लगेगा हमारी बॉडी में। दूसरा, अगर हम ठंडे आहार विहार ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसका जो दूसरा लक्षण है वो क्या मैंने बताया? तत्व रुक्ष, लघु, शीत। शीत जो है, कोल्ड फूड्स अगर हम लेते हैं तो हमारा वात बढ़ जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ फूड, कई लोग क्या होता है बहुत कम खाना खाते हैं, उसमें भी क्या हो सकता है? हमारा वात बढ़ सकता है। बहुत की पॉइंट्स हैं, अगर ये आप समझ लेंगे तो आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर लोग जिनकी आप लोग की एज 50-45 प्लस ही है, तो आप लोग अगर इसको समझेंगे तो आप ऐसा आहार विहार करना बंद कर देंगे तो आपके वात रोगों में भी क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी, उसके लक्षणों में कमी आ जाएगी। फूड, अब क्या होता है कुछ ऐसे, इसमें एक मैंने गुण बताया तत्र रुक्ष लघु। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो लाइट टू डाइजेस्ट होता है, मतलब जो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, तो उससे भी हमारा क्या होता है? वात रोग बढ़ता है। अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें ज्यादा चलें, ज्यादा बोलें या फिर ज्यादा हंसें, तो इससे भी क्या हो सकता है? हमारा वात रोग बढ़ सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज्यादा कहीं पे फ्लाइट में चले गए, है ना, तो लोगों को सर हैंग कर जाता है, ये कहीं पे भी दर्द हो जाता है, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि क्यों हो गया। आप भले ही गए तो आप फ्लाइट से हैं, लेकिन आपने गमन किया है, आपने गति करी है, आपने ट्रेवल किया है, तो उससे ये सारी चीजें हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम पंचकर्म कराते हैं। पंचकर्म करने से भी अगर हमारा अति योग हो जाता है,
जैसे अगर हम वमन कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डे टू डे क्लिनिक प्रैक्टिस में ये देखते हैं, तो किसी को ज्यादा वॉमिट हो गया तो उससे भी वात बढ़ जाती है, तुरंत सर में दर्द होने लगता है, उसको ऐसा लगता है सर फट रहा है। अगर किसी को मोशन ज्यादा हो गया है ना, यानी कि विरेचन अगर हम करा रहे हैं किसी को, तो उसको विरेचन ज्यादा हो गए तो भी वात बढ़ जाती है। अगर किसी का दोष ज्यादा निकल गया, जैसे अगर हम वात पित्त कफ जब पंचकर्मा में करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, दोषों को ही बैलेंस करते हैं। तो अगर वो दोष शरीर से ज्यादा भी निकल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी का पित्त वमन के द्वारा निकाल रहे हैं या फिर विरेचन के द्वारा निकाल रहे हैं, अगर वो दोष भी ज्यादा निकल जाते हैं तो भी क्या हो जाता है, हमारा वात बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सोचने से भी वात बढ़ जाता है। जैसे किसी की होती है थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, कि वो सोचता ही है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा है, तो भी बात बढ़ सकती है। अगर कोई डर रहा है बहुत ज्यादा तो भी बात बढ़ सकती है। अगर किसी को चोट लग गई है तो भी बात बढ़ जाती है, जैसे किसी को अगर कोई गिर गया एकदम से तो भी बात बढ़ जाएगी। और बात का अभी हम आएंगे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो वो भी उससे भी आपको समझ में आएगा। अगर कोई चोट गिरता है तो क्या होता है, बात बढ़ रहा है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है, रूझा हो रहा है, क्योंकि वात का जो लक्षण है वो क्या है, पेन है, स्वेलिंग है। तो इस तरीके का जो अगर कोई गिर रहा है तो वात बढ़ने की वजह से ही उसे पेन होता है। अगर किसी को बहुत देर तक कोई खड़ा है तो भी उसका वात बढ़ सकता है। जैसे किसी को सजा दे दी जाए बच्चे को कि तुम्हें खड़े रहना है, तो उसका क्या हो सकता है, वात बढ़ सकता है। अगर किसी को कुछ खाना है, ठीक है, और उसको खाली लालच ही आ गया लेकिन उसे मिला नहीं, तो भी वात बढ़ सकता है आपका। बहुत सारी चीजें हैं जो वात बढ़ने की कारण बन सकते हैं। जैसे हमारे कुछ शरीर में मर्म पॉइंट्स होते हैं, अगर उस मर्म पॉइंट्स में आघात हो जाए तो अभिघाता जन्य वात बढ़ सकता है। तो ये सारे कुछ मैंने आपको लक्षण कारण बताए जिससे वात बढ़ जाते हैं। अब इन कारणों पे अगर हम काम करेंगे तो हम देखिए, कारण ही निवारण होता है, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है। निदान परिवर्जन जो है वो सबसे पहला एक हमारा ट्रीटमेंट मॉडलिटी होता है, कि जिस कारण की वजह से आपका दोष बढ़ रहा है, आपका रोग बढ़ रहा है, उन सभी कारणों को आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत बंद करना पड़ेगा। अगर आप उन कारणों को ले रहे हो तो आपका रोग बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट को लिखते हैं निदान परिवर्जन, यानी कि जिस वजह से आपका रोग बढ़ रहा है, आपके दोष असामान्य स्थिति में जा रहे हैं, उन सभी को आपको तुरंत बंद करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात आती है कि वात के जो रोग होते हैं वो रोग होते क्यों हैं? क्योंकि देखिए, वात का काम होता है गमन करना, शरीर में हर जगह गमन कर रही है। वात 5 तरीके से होती है, 5 तरीके से शरीर में भेदानुसार काम करती है। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें उदान वायु काम कर रही है। कौन सी वायु काम कर रही है? उदान वायु। मेरा हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, वो व्यान वायु लेके कर रही है। मेरे जो मैंने खाना खाता हूँ, आहार विहार ग्रहण करते हैं हम लोग, और वो खाना जाता है, पचता है, फिर मल बनता है, तो इसमें 2 वायु काम करती है, समान वायु और अपान वायु। समान वायु का काम है पाचन क्रिया में सहायता देना, और अपान वायु का क्या है, मल मूत्र और वीर्य इन सब का उत्सर्जन करना, मतलब नीचे की तरफ लेके जाना, उसका गमन करना नीचे की तरफ। ये हमारी वायु के काम है। अगर ये वायु डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं तो फिर रोग होगा। अब ये वायु डिस्टर्ब क्यों होंगे? ये वायु, और एक वायु होती है प्राण वायु, जो हम सांस ले रहे हैं, वो नीचे तक नाभि तक स्पर्श करते हुए जो गैसियस मटेरियल उसको लेके फिर वो बाहर की तरफ लेके आती है। तो ये प्राण वायु, इस तरीके से 5 वायु हमारे शरीर में काम करती है। अगर इनकी रास्ते में जो गति कर रही है, गमन कर रही है, इनके रास्ते में रुकावट होगा तो वायु क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। अवरुद्ध हो जाएगी तो वहां पे क्या करेगी, अपने लक्षणों को प्रदर्शित करने लगेगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप 1 कप पानी लीजिए, ठीक है, उसमें चीनी डाल के उसको मीठा कर दीजिए, लेकिन अगर उसमें आप क्या करते रहेंगे, नमक ऐड करते रहेंगे, नमक ऐड करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी की जो मिठास है वो खत्म हो जाएगी और नमक की शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कहीं पे भी बढ़ती है तो उसके क्या आने लगेंगे, लक्षण दिखाई देने लगेंगे, उस वो अपने आप को व्यक्त करने लगेगा, भेदावस्था में आ जाएगा। तो एक एक चीज को समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वायु के रोग होते हैं। तो वायु का रोग मतलब ये नहीं है कि खाली हमारे घुटने और जोड़ों का रोग। वायु का रोग कहीं पे भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि अपान वायु है,
अपान वायु का काम है क्या है, नीचे की तरफ हमारे मल मूत्र को ले जाना। लेकिन किसी भी कारणवश कि वहां पे कफ अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो या फिर हमारा जो मल है वो क्या हो गया, ग्रंथित हो गया, तो वो अपान वायु को रोक देगा। और अपान वायु जैसे ही रुकेगी तो हमें क्या होने लगेगा, वहां पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वायु का लक्षण दिखाई देने लगेगा, पेट दर्द। वायु का सबसे पहला लक्षण यही है, रुझा। कहीं पे भी वो अगर अपना लक्षण दिखा रही है तो वो पहला लक्षण यही दिखाएगी कि रुझा होगा वहां पे। और उसके बाद फिर बाकी लक्षण आ सकते हैं, लाइक तोद होगा। तोद मतलब होता है डिस्टेंशन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। आपने कभी कोई पेशेंट देखा हो या खुद भी फील किया हो कि अगर आपका मोशन रुक जाए किसी भी वजह से, कि वो वहां पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका जो मल है वो ग्रंथित हो गया, तो क्या होगा, आपका पेट फूलने लगेगा। तो ये भी वात व्याधि में आएगा। अगर हर किसी का एक परसेप्शन होता है, वात व्याधि, वात रोग मतलब जोड़ों का रोग, मसल्स का रोग, है ना, तो स्नायु का रोग, ये सब चीजें एक माइंड सेट बना हुआ है। लेकिन जो वायु है वो पूरे शरीर में ट्रेवल कर रही है, अलग अलग नाम से, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये पांचों रूप से ये पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रही है। तो कभी भी आप अपने दिमाग से ये जो एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि वात रोग मतलब वायु का रोग। अब आते हैं दूसरी तरफ, सांस मैं ले रहा हूं। अगर हमारे जो सांस की नली है उसमें, शायद आप लोग, कई लोग साइंस के भी जानकार होंगे, जो हमारा सांस नली है, ट्रैकिया, ट्रैकिया जब बाइफरकेट होकर हमारे लंग्स में जाता है तो वहां पे ब्रोंक्यूल्स में वो डिवाइड होता है, और बहुत प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, देन लास्ट में एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक ऐसी यूनिट है हमारे लंग की जहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में सांस नली में आ जाती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर एक्सहेल कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब अगर इसके रास्ते में कहीं पे भी किसी भी ब्रोंकस में अगर कफ जमा हुआ है तो क्या होगा, वो हमारे वायु, जो प्राण वायु जा रही है उसको क्या करेगा, अवरुद्ध कर देगा। अवरुद्ध कर देगा तो वहां पे क्या होगा, सीटी जैसे आवाज आने लगती है, क्योंकि जो हमारा रास्ता होता है ब्रोंकस का वो सरकरा हो जाता है, जिसको हम लोग मॉडर्न भाषा में बोलते हैं वीजिंग या फिर रोंकाई, जो कि हम ऑस्कल्टेट, कान में आला लगा के सुनते हैं पेशेंट को कि कहीं पे वहां पे वीजिंग साउंड तो नहीं है, जिस समय ये पता लगता है, डेट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। अगर सपोज कीजिए ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां पे, तो क्या होगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसको हम लोग डिस्निया बोलते हैं, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा उसे। और पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा और फिर डॉक्टर डायग्नोस करके कहेगा कि इनको अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस है, इस तरीके की डायग्नोसिस बनाता है वो। तो यहाँ पे देखिए, है चेस्ट का रोग, लेकिन है ये भी क्या है, वात व्याधि में आएगा, क्योंकि वात का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। अब एक कंडीशन होती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, उदान वायु काम कर रही है। लेकिन अगर मेरी उस बोलने की जो स्रोतस है, चैनल है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज किसकी वजह से हो सकती है, वात की वजह से हो सकती है, पित्त की वजह से हो सकती है, कभी कभी क्या होता है, अन्योन्य अन्योन्य भाव से भी ब्लॉकेजेस हो जाती है, लाइक प्राण वायु उदान वायु को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, समान वायु अपान वायु को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, अपान वायु समान वायु को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है कि वात दूसरे वात को भी कभी कभी क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिसकी वजह से इस तरीके के डिजीजेस हो जाते हैं। अब आती है बात कि हमारे जो जोड़ों के रोग होते हैं वहां पे, क्योंकि जो वायु का स्थान बताया गया है, एक ये तो हो गया भेद अनुसार कहाँ कहाँ पे क्या क्या वो काम कर रहा है, कि हार्ट में और नलियों में काम कर रहा है, वयान वायु, समान वायु कर रहा है डाइजेशन में काम, और एक्सक्रीशन में हमारे जो फीकल मैटर है, हमारा यूरिन है, हमारा स्पर्म है, तो उसको वो करने के लिए, हमारा एलिमिनेट करने के लिए हम अपान वायु काम कर रहा है। तो हर जगह स्थान अनुसार अलग हो गया, लेकिन जो बेसिक स्थान बताया गया है वो स्थान है हमारे अस्थि, हमारी हड्डियां। इसलिए ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट में है कि हड्डियों के रोग वात से ही होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी रोग भी होते हैं। अब हम क्या करें जिसकी वजह से क्या हो, हमें वात के रोग हो ही ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अधिकतर लोग इंडिया से ही हैं। कभी आप लोग गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव में जब कोई बस वस का इंतजार करता है तो वहां के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो, सब लोग उकड़ू बैठ के बैठते हैं। और उकड़ू तब तक बैठे रहते हैं जब तक, मैंने देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, उकड़ू बैठना मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, स्क्वाड मार के बैठना, घुटने के बल बैठ के, जैसे
चेयर नहीं है, अपने आप ही बैठ गए पूरे, जैसे हम लोग मोशन करने के लिए बैठते हैं इंडियन सीट्स पे, ऐसे ही बैठे रहते हैं वो लोग। और ये बहुत टफ होता है, मैं आपको बताऊं। एक आम मेट्रो में रहने वाला इंसान मुश्किल से 2-3 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। वो बात अलग है, अगर कोई अच्छा योग साधक है तो वो उसके लिए नहीं, मैं ये वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन अमूमन उनकी बात मैं बोल रहा हूँ जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, जो आईटी सेक्टर के बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं एट द एज ऑफ 24, 25, 26, 30 साल के, वो कमर का दर्द लेके आ जा रहे हैं, घुटने का दर्द लेके आ जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों है ऐसा, इतना बड़ा गैप क्यों हो गया है कि अ, आधुनिकीकरण के नाम पे, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं हम जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें पिछड़ते चले जा रहे हैं, और रोग इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, डाइट स्टाइल है, वो बहुत चेंज हो गया है। देखिए, हमारे हड्डियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्नेहांश। अगर वो स्नेहांश नहीं मिलेगा उसे, तो कुछ नहीं हो सकता। जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहां पे एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो कि नरिशमेंट देने का काम करता है। वो साइनोवियल फ्लूइड लोगों का सूखता चला जा रहा है। पेशेंट आते हैं हमारे पास, बिल्कुल जॉइंट फ्यूज रहते हैं, वहां पे फ्लूइड बिल्कुल रहता ही नहीं है, बहुत ज्यादा सूजन रहती है, वहां पे एडिमा रहता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम लोग वर्कआउट कर नहीं रहे हैं। अगर घर में भी देखिए, जो कल्चर आ गया है वो मेड कल्चर आ गया है। अब सारी मेड्स लगी हुई हैं घर में। पहले की जो महिलाएं थी वो घर का सारा काम करती थी और कहीं ना कहीं फिट रहती थी। आज हम लोग जितना, जैसे हम लोग आम भाषा में कहेंगे, शायद कई लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मेरा ये मानना है, जितना हम लोग सुकुमार होते जा रहे हैं उतना प्रॉब्लम्स बढ़ती चले जा रही है। ये शरीर को, ये एक तंत्र है, एक सिस्टम है, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्यून्ड अप करके रखना पड़ेगा। अगर हम ट्यून्ड अप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियां ज्यादा से ज्यादा हमें घेरेंगी। तो एक छोटा सा मैं आपको दे रहा हूँ टिप्स, जिससे हम लोग ठीक रह सकते हैं। देखिए, इलाज तो बहुत बड़ा एलोबरेट एक विषय है, क्योंकि उसमें हर पेशेंट अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है, उसके जो लक्षण हैं उस वो अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। लेकिन मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको, जिससे आप, अगर आपको वात रोग है तो आप, या तो नहीं है तो होगा नहीं, और है तो उसमें काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगा। सबसे हमारे आयुर्वेद में बोला गया है, अभ्यंगम नित्यम आचरे। पर डे आपको अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग मतलब मालिश, आम भाषा में बोले तो मसाज। अगर नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो कम से कम वीक में 1 या 2 बार तो हो। हम कई बार जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम उससे पूछते हैं आखिरी बार आपने तेल कब लगाया था शरीर में, तो उसे याद ही नहीं होता है कि उसने आखिरी बार कब लगाया था। हो सकता है उसके बचपन में उसकी माता ने ही, जब वो जन्म हुआ वो तब किया हो, 1 आध साल। उसके बाद हम लोग कभी भी, क्या बचपन में ही जरूरत है तेल की, या बड़े होके उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। दूसरा, आहार में आप शुद्ध गाय का देशी घी अगर मिले आपको, तो आप जरूर लीजिए। गाँव में मैंने ये देखा है, गाँव में अधिकतर लोग के घर या तो गाय होती है, नहीं तो आस पड़ोस में होती है, तो वो लोग घी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और ये अभी भी प्रचलन में है। पहले हमारे, अगर आप लोग को याद होगा, दादा लोग कटोरी में तेल लेके सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं तेल मसलना। तो वहां पे भी ये प्रचलन है अभी भी। और शुद्ध गाय का देसी घी अगर आप 2 से 5 चम्मच अगर आप अपने दाल में या फिर सब्जी में मिलाते हैं, रोटी में मत मिलाइए, रोटी में मिलाने का विधान नहीं है। आप दाल में मिलाइए, और उसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छा आपकी बॉडी में भी एनर्जी रहेगी और आपके जोड़ मजबूत रहेंगे। कुछ चीजें अगर आप एसेस करना हो, क्योंकि निवारण की बात आ रही है यहाँ पे, कि हम एसेस कैसे करें कि हमें क्या करना है। देखिए, अगर कहीं पे पेन है आपको, विद सॉइलिंग है, सॉइलिंग का मतलब है वहां पे आम इकट्ठा है। आम मतलब जो हम आहार खाते हैं वो पाचन ठीक ना होने की वजह से बनना तो चाहिए, रस बन जाता है, रस के साथ आम, क्योंकि पाचन, अग्नि ठीक ना होने के कारण। तो अग्नि ठीक ना होने के कारण जो आम बनता है, आम पूरे बॉडी में जहां भी ट्रेवल करते हुआ संचय हो जाएगा, तो वहां पे क्या करेगा, वो भी वात का रास्ता अवरुद्ध करेगा। तो अगर कहीं पे स्वेलिंग विथ पेन है, तो डेट मीन्स आप समझ लीजिए वहां पे आम अवरोध जन्य वात व्याधि है। तो आमज अवरोध जन वात व्याधि को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें आम की चिकित्सा करनी पड़ेगी। वहां का आम जो इकट्ठा है, टॉक्सिन्स इकट्ठा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अब वो ठीक ठीक होने का लक्षण क्या है?
जैसे जैसे स्वेलिंग खत्म होती चले जाएगी तो आप समझ लीजिए वहां से आम जो इकट्ठा है, जिनने वात का रास्ता रोक रखा है, वो क्लियर होता जा रहा है वहां से। तो कुछ चीजें हैं हम लोग कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग करते भी हैं, बहुत साइंटिफिक है, उन्हें पता नहीं है कि वो एक तरीके से आम की चिकित्सा कर रहे हैं, कि रोटी को गर्म करके वो बांध लेते हैं, है ना। आटे को गर्म किया और वो उस जगह पे बांध लिया, तो वो बहुत साइंटिफिक है। कर तो वो साइंटिफिक चीज रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये नहीं पता होता है। तो उसमें अगर कुछ चूर्ण है, लाइक कोल कुलत्थादि चूर्ण है, कुट्टम चुप्पादि चूर्ण है, उसको आप मिक्स करो थोड़ा सा आटे के संग। और शुरुआत में तो आपको ऐसा ही करना है, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं, या फिर विनेगर नहीं है तो इमली का पानी डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं। उसको एक हलवे के टाइप में बना करके और उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा के ऊपर से अंडा हुआ का पत्ता या केले का पत्ता लगा करके आप उसको रैप कर सकते हो, जिससे क्या होगा, वहाँ की सॉइलिंग कम हो जाएगी। सॉइलिंग कम हो जाएगी और तब फिर एक बार सॉइलिंग कम हो जाए, तब फिर ऑयल का एप्लीकेशन करना है वहाँ पे। क्योंकि अधिकतर लोग क्या होता है कि पूरी नॉलेज ना होने के कारण अनसाइंटिफिकली काम करते हुए अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि अगर आमज कंडीशन में आपने वहाँ पे तेल का एप्लीकेशन किया, तेल का एप्लीकेशन करने से वहां पे आपका दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आम ने क्या कर रखा है, वात को घेर रखा है। और उसके ऊपर अगर आप तेल लगाते हो तो एक तरीके से आप उसको जो कोटिंग है वो बढ़ा रहे हो, तो वो पेन बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हो। खाने पीने में हम ऐसा क्या करें, जो मैंने आपको बताया है कि ही कारण को रोकना ही निवारण है, निदान परिवर्तन, जितनी भी चीजें बताई आपको, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, उन सब चीजों को आपको अपनी डाइट से हटा देना है। आपको टाइमली सोना है, कि अगर आप सोते नहीं हो, कई लोग क्या होता है कि लेट नाइट जगना, ठीक है, व्हाट्सएप और ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वात बढ़ जाता है। तो वात को अगर आपको कंट्रोल रखना है तो आपका सोने का समय भी निश्चित होना चाहिए, और आपका उठने का समय भी निश्चित होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सो रहे हो, अगर आपको वात व्याधि है, सपोज कीजिए, तो लेट नाइट अगर आप जग रहे हो तो भी वात बढ़ेगी आपकी। और आप ज्यादा देर तक सो रहे हो तो भी आप कफ काल में अगर आप एंटर कर जाते हो तो कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, आपके वात की रोग तो है ही आपको, और कफ और आपको क्या करेगा, वात को और रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इसलिए कई लोग क्या होता है, सीडेंटरी लाइफ हैबिट वाले क्या होते हैं, उनका दर्द नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वो लोग उठ नहीं पाते हैं वर्क। और अभी आप देखिए, किसी को अगर घुटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो और रेस्ट की मोड में चला जाता है कि मेरे तो घुटने में दर्द हो रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप मूवमेंट जरूर करते रहे। अगर आप मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दोगे तो आपका जो दर्द है वो और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वहां पे बॉडी में कफ और आम ये ट्रेवल कर ही रहे हैं पूरे बॉडी में। तो अगर आपको कहीं पे वात व्याधि है, वहां पे वात ने स्थान संचय कर रखा है, तो वहां पे जाके कफ लिप्त हो जाएगा और आम लिप्त हो जाएगा, तो और परेशानी आपकी बढ़ती चले जाती है। अब आप देखते होंगे कि अगर किसी को कमर में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप रेस्ट पे चले जाओ। 15 दिन, 1 महीने तक रेस्ट पे रहेगा वो, फिर क्या होता है, वात वहां पे और बढ़ जाती है, फिर उसके लिए फिर वो ठीक करने के लिए वो फिजियोथेरेपी कराता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, रेस्ट जरूरी है, लेकिन थोड़ा मूवमेंट भी जरूरी है। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो वहां पे कफ, आम सब जाके संचित होगा और वहां पे स्टिफनेस कर देगा आपकी। कुछ नहीं होगा तो मसल इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाएंगी कि आप फिर उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी अलग से लेनी पड़ती है। क्योंकि पेशेंट आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि हमें रेस्ट के लिए बोला, अब हमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो रही है वहां पे। तो इस तरीके की डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं वात व्याधि में। तो सबसे अच्छा, जो अगर आप चाहते हो कि आप को वात व्याधि ना हो, तो ये जो मैंने टिप्स दिए हैं आपको, इस टिप्स को आपको अपने लाइफ में लागू करने पड़ेंगे, ताकि आप रोगों से बच सको। अब जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि घुटने का अगर प्रॉब्लम हो गया है तो करें तो करें क्या। तो इसमें देखिए दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि सबसे पहले तो जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑस्टियो मतलब कैल्शियम वहां से क्या हो रहा है, आपका डिजनरेशन में जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो रही है, और फिर धीरे धीरे वो क्या होती है, आपस में टकराना शुरू कर देती है। तो इसमें जो ग्रेडिंग होती है 1 2 3 4, तो 1 2 3 तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं आयुर्वेद में। आप किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से बात करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। और इसमें पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है। और ग्रेड 4 में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन उसमें भी अगर हम प्रयास करते हैं तो हम पेशेंट को नी ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं।
इसमें कुछ जो घरेलू नुस्खे आप कर सकते हो, तो इतना महंगा कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है हम सबको। डॉक्टर्स के पास हम जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा महंगे महंगे कैल्शियम लिख देता है वो। सिंपल परमात्मा ने, ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा मात्रा में इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज दी है कैल्शियम के लिए, वो है चूना। वो आप घर पे रात में भिगो के रखिए, लगभग 1 या 2 गेहूं के दाने के बराबर, और सुबह उठ के उसको हल्का सा गुनगुना करके छान करके पी जाइए। एक साथ भी पी सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लगती है एक साथ पीने में, तो जितनी भी आप आहार बना रहे हो दिन भर में, चावल, रोटी, दाल, उस सब में 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच आप मिला के दिन भर में उसे 1 कप चूने के पानी को पी लीजिए। बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, घुटने के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेथी दाना के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर 1 महीने के बाद उसको आप 7 दिन का रेस्ट दें, रेगुलर वे में ना लें। चूने को आप रेगुलर ले सकते हैं। अगर किसी को किडनी स्टोन है, रीनल स्टोन है, या फिर यूरेट्रिक स्टोन है, तो स्टोन वाले पेशेंट थोड़ा सा जब चूना लेंगे तो पानी ज्यादा पिएंगे, क्योंकि अगर आप चूना ज्यादा मात्रा में ले रहे हो और वहाँ पे कैल्शियम आपके बॉडी में जा रहा है, तो वो डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं आपके, क्योंकि ऑलरेडी आपके गुर्दे में पथरी बन गई है। और जिसके गुर्दे में एक बार पथरी बन जाती है तो रिकरेंट बनती है, बार बार बनती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गड्ढा छूट जाता है, डिच छूट जाता है, जिसमें धीरे धीरे रेता जमता है, और फिर वो रेता आपस में कंडेंस होके स्टोन का रूप ले लेता है। तो जिनको भी रीनल स्टोन हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश है, उनको मेरी एडवाइस है कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ताकि उनका वहां से फ्लो, एक्सक्रीशन होता रहे, जो भी इकट्ठा हो रहा है कंक्रीशन वहां पे। तो हम लोग अपने विषय पे लौटते हैं कि जो मेथी दाना है वो ½ चम्मच से 1 चम्मच आप डेली ले सकते हो, रात में भिगो के रखिए, सुबह उसको चबा चबा के खा जाइए। या फिर आप जो मेथी है उसके लड्डू भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मेथी दाना तो लोग कहते हैं कि खाने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसके लड्डू भी बना सकते हैं। मेथी डालिए सब्जी में, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन होता क्या है, कोई भी चीज का अग्नि संस्कार करने के बाद उसके जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए चीजों को कच्चा खाने की, रॉ खाने की, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब बात आती है, एक आपने सुना होगा, गोंद के बारे में सुना होगा, लाल गोंद बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इजीली अवेलेबल है वो वहाँ पे गट्टूमल की दुकान पे, या फिर जो आयुर्वेदिक केमिस्ट है जो आयुर्वेद की दवाइयाँ रखता है, आप उनसे ले सकते हो लाल गोंद। आप लाल गोंद लगभग 500 मिलीग्राम डेली ले सकते हैं, वो भी आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर सिंगार के पत्ते अगर अगर कहीं पे मिल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसको उबाल के पीजिए आप। एक आयुर्वेद में एक तेल होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है ना। उसको गंध तेल के नाम से हम जानते हैं, वो भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसको दूध में मिला के आप ले सकते हैं। या फिर आप गुगुलु तिक्तक घृत, जो कि डिजनरेशन में हम लोग देते हैं, क्योंकि ये डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, तो उसको भी लगभग 10 to 20 ml एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं, दूध में मिला के, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। एक बहुत और कॉमन डिजीज है जो हर कोई ग्रसित रहता है उससे, हर कोई तो नहीं, मतलब उसकी प्रिविलेंस बहुत देखने को मिला है, आम वात, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जटिल है ठीक करने में भी, है ना। एक हमारे आयुर्वेद में डिमार्केशन है कि एक होता है सुख साध्य, एक होता है कृच्छ साध्य, एक होता है याप पे, एक होता है आपका असाध्य। ये 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो व्याधि है, ये मैं यही बोलूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना मेंटेन डिजीज, उसे याप पे बोलते हैं, या फिर इसे कृच्छ साध्य, इसमें हम लोग रखेंगे कि थोड़ा सा टफ होता है ठीक करने में। अगर पेशेंट जल्दी आ जाता है तो इट्स वेरी इजी कि हम उसको टैकल कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट पेशेंट होता क्या है, हम लोग के पास तब आता है जब वो सारी पैथीज में घूम के आता है, तब देन आयुर्वेद में आता है। तो शुरुआत में तो वो एलोपैथी कराता रहता है, क्योंकि एलोपैथी का ऑरा इतना बड़ा है कि कोई भी बीमारी होती है तो सीधे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजों में क्या है, एलोपैथी मेडिसिन में क्या मेंटेनेंस ही कर सकते हैं आप उसको में को पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। और आयुर्वेद में क्या होता है कि अगर किसी भी व्याधि का है ट्रीटमेंट, तो वो परमानेंट क्योर है, या फिर उसमें भी अ, हमारे आचार्यों ने, महर्षियों ने बता दिया कि ये असाध्य व्याधि है। लेकिन असाध्य व्याधि को भी अगर आप ट्रीट करते हो तो वो यहाँ पे बन सकती है, यानी कि पेशेंट मेंटेन रह सकता है
विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अब होता क्या है कि अगर किसी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो मॉडर्न मेडिसिन में जो मेडिसिन चलती हैं, अगर आप उसको सुन लोगे तो आपको बड़ा अचरज होगा। उसमें एंटी कैंसरस दवाइयाँ चलती हैं, मीथोट्रेक्सेट चलता है, ठीक है, जिसको डॉक्टर हर 1-2 महीने पे लीवर और किडनी का टेस्ट करा के देखता है कि लीवर और किडनी तो खराब नहीं हो रही है। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि आप आयुर्वेद करें, जिसमें आपको कम से कम साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आम वात, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आम ने वात का रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से वात वहां पे प्रोमिनेंट हो गई है, रुक रही है, अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रही है। लक्षण क्या है? पेन होना, उसमें अंग क्या होते हैं, हमारे डिस्टॉर्टेड भी हो जाते हैं, हमारे अंग थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी, मुड़ नहीं पाएंगी, पैर टेढ़े हो जाएंगे। तो इस तरीके की परेशानी होती है आम वात में। क्योंकि क्या होता है, वात अपना रास्ता आगे खोलने की कोशिश करता है, उस आगे को खोलने की कोशिश करने की वजह से वो जो हमारे अंग होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आम अपना रास्ता अपना जोर लगा रही है वात के रास्ता को रोकने के लिए, और वात चाह रहा है कि मैं यहाँ से किसी तरीके से कैद से निकलूं। तो इस जो रस्साकशी में मैं बोलूंगा कि जो हमारे अंग होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इस आम की पहले हम चिकित्सा करें, आम जैसी क्लियर हो जाए तो फिर वात की चिकित्सा करें। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोग को, जितने अगर आपको इस तरीके की कोई पेशेंट मिलते हैं या आप में से किसी को आम वात है, तो सबसे पहले आम पे काम करना है कि आम जो इकट्ठा है उसको तो हमें वहां से द्रवित करना ही है, वहां से क्लियर करना ही है। बट पुनः आम ना बने और आम ना बने, उसके लिए 2 पॉइंट पे हमें काम करना है कि हमारी अग्नि ठीक रहे। अग्नि को ठीक करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडी आप घर पे ही कर सकते हो। जैसे सोंठ जो है वो बहुत अच्छा अग्निवर्धक है। अगर आप खाना खाने से पहले अपने 1 कप पानी में 1/4 चम्मच भी अगर सोंठ को डिसॉल्व करके आपने पी लिया तो वो अग्निवर्धक का काम करेगी। बाकी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, लाइक पंचकोल चूर्ण, चित्रकादि वटी, ये सारी चीजें क्या करती हैं, अग्निवर्धक का काम करती हैं। क्योंकि अग्नि ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अग्नि अगर सही रहेगी तो दीपन हमारा डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहेगी, और यही अग्नि फिर जब दीप्त हो जाती है, दीप्त होने के बाद फिर ये पाचन का काम करने लगती है ना। तो बहुत सारी कन्वेंशनल मेडिसिन भी है, चित्रकासव है, चित्रकादि वटी है, पंचकोल चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, ये सब अग्निवर्धक है। तो अग्नि को ठीक रखना है, और आम जो हमारा बन गया है वहां पे, उसको द्रवित करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो मेडिसिन तो बहुत एलोबरेट है, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है हमें किसे क्या देना है। बट मैं कुछ डिजीजेज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज हमारा टॉपिक ऐसा है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है लो बैक एक की। लो बैक एक क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो बैक एक आज की डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है उन बच्चों में जो बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं। तो होता क्या है कि वो जो हमारी स्पाइन होती है उसके बीच में जो डिस्क होती है, वो डिस्क पीछे खिसक के आ जाती है ड्यू टू एनी रीजन। बहुत लंबे समय तक आप बैठ रहे हो, या फिर कोई झटका लग गया, कोई वजन उठा लिया आपने, जिसकी वजह से वहाँ पीछे जो हमारी नसें जाती हैं जो कि पैरों को सप्लाई करती हैं लंबर रीजन में और सैक्रल रीजन में, वो दबने लगती हैं। वो नसें दबने की वजह से पूरा जो दर्द है कमर से स्टार्ट होके पैरों तक जाता है। अब इसमें दो चीज देखना है कि ये जो दर्द है हमारा प्योर वातज है, ये वात कफज है, क्योंकि इसको हम लोग आयुर्वेद में गृध्रस्थी बोलते हैं, आम भाषा में स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें अगर दर्द के संग पैरों में भारीपन है तो डेट मीन्स वात कफज गृध्रस्थी है। अगर प्लेन खाली दर्द है तो डेट मीन्स वो वातज गृध्रस्थी है। ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं आयुर्वेद में, उस पे ना जाके मैं जो घरेलू नुस्खे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पर्टिकुलर जिस जगह पे आपको दर्द हुआ है, तो आम क्योंकि ये तो जज डॉक्टर ही कर सकता है कि ये वात कफज है या फिर वातज है। आप भी कर सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो। लेकिन कुछ दिन तक आपको क्या बांधना है, कमर में पुल्टिस बांधना है, जो मैंने आपको बताया था। उस पुल्टिस को बांधेंगे तो आपका पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, उस पर्टिकुलर एरिया में कमर में चारों तरफ से आटे की लोई लगा करके वहां पे थोड़ा गहरा बना के कुछ हमारे ऑयल्स हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है आपको तो महानारायण तेल ही लेकर के आप खाली सिकाई करोगे, गर्म तेल डाल करके वहां पे। और कटिवस्ती नाम से आप अगर यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारी आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी कटिवस्ती की।
तो उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से करना है, वो कर करके आप अपने पेन को रिलीव कर सकते हो। साथ में आप लहसुन होता है ना, लहसुन, इसको हम लोग बोलते हैं लहसुन क्षीर पाक। तो 4 लहसुन ले लिया आपने, कूचा उसको, और कूच के 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी में आपने उसको बॉईल किया। जब तक पानी सूख ना जाए तब तक आपने बॉईल किया, और उसके बाद छान के पी लिया। ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके ये प्रॉब्लम में। अब और लेना कब है इसको? एम्प्टी स्टमक। हरसिंगार का पत्ता बहुत अच्छा काम करेगा आपके, उसके पत्तों को आप उबाल के पीजिए। दशमूल काढ़ा बहुत कॉमन एक दवाई है, उसको आप लेके 25 ग्राम लगभग 400 ml वाटर में लीजिए, और जब वो 100 ml रह जाए उसको छान के सुबह शाम या दिन में 3 बार खाना खाने से पहले पी सकते हो। बने बनाए भी आते हैं, दशमूला रिस्ट आता है, उसको आप पी सकते हो लगभग 20 to 30 ml आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने से पहले। तो ये हमारा कमर का प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन है। इसी तरीके से गर्दन का जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है, ये भी बहुत कॉमन है। ये भी, इसका भी कारण वही है, लॉन्ग आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या फिर कम गर्दन को झुका के कोई काम ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जो नसें निकल रही है वो दब रही है। और वो दबती जब है तो गर्दन से लेके हाथ तक की सप्लाई देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि गर्दन से स्टार्ट हुआ दर्द और स्टिफ हो गई है बहुत ज़्यादा, और हाथ में रेडिएट कर रहा है नमनेस। कई लोगों के इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि वहाँ पे नमनेस तक हो जाती है, सुन्नपन तक हो जाता है। तो इस तरीके का ये भी एक कॉमन वात व्याधि है, और इसमें भी हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो करते हैं। लेकिन मैं आपको, जो कॉमन मैंने आपको बताया कि आपको कैल्शियम लेना ही लेना है, आपको मेथी दाना लेना है, लाल बूंद लेना है, तो इस तरीके की आप अगर घर पे घरेलू नुस्खे अगर आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। तो बाकी तो बहुत सारी वात व्याधि हैं, है ना? लगभग 80 तरीके की वात व्याधि हैं, और उन सब का जो कारण है वही है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। उस कारण का आप निदान परिवर्जन कीजिए, और जितनी भी चीज़ मैं बता पाया हूँ आपको नटशेल में, उस चीज़ को अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। मैं समझता हूँ कि समय की भी हमारे पास कमी है। कुछ अगर किसी के क्वेश्चन होए तो मैं क्वेश्चन ले लूँगा, रादर देन अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू रखूँ। अनिल सर, अगर किसी जी का जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिनको क्वेश्चन लेने हैं वो अपना हैंड रेज कर ले प्लीज, क्वेश्चन के लिए अपना हैंड रेज कर ले। हाँ, दीप सर, एक क्वेश्चन मेरा ही है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लाल गोंद जो बताया है, डॉक्टर सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लाल गोंद बताया है ये कितनी मात्रा में लेना है और कैसे लेना है? दीप सर, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अभी आ रहे हैं, वीडियो हाँ ऑफ हाँ, कर रहे हैं, एक बताइए मिनट। बताइए। सर, ये जो आपने लाल गोंद बताया है ये एक्चुअली हमारी मम्मी लोग करती है जब कमर दर्द होता है तो। और जनरली देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को दिया जाता है, तो ये कितनी मात्रा में और कैसे लेना है? 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम दिन भर की डोज है। और सर कैसे ले सकते हैं इसे? इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, दूध में खौला के भी ले सकते हो, इसके लड्डू भी बना सकते हो। जैसे आप बेसन का लड्डू बनाया आपने, 500 मिलीग्राम की मात्रा उसके बीच में डाल दी, तो आप जब खाने में मीठा भी लगेगा और बीच में रहेगा तो आपको पैलेटेबल है, वो आराम से खा सकते हो। ओके सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसी का, जिन जिन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, अधिकतर लोगों में कभी किसी को गर्दन की दर्द, कभी कमर की दर्द, बैक पेन, बहुत सारे हैं। तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, और क्रमवार सभी लोग अपना माइक ऑन न करें प्लीज। जी सर, जी जी, कर लीजिए। डॉक्टर साहब, इतना वास्ट सब्जेक्ट आप इतने थोड़े समय में बता करके, नॉलेज तो खैर जो हुआ सो हुआ, कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही हो जाता है।
कि किस चीज के लिए क्या करें। एनीवे देखिए आपने लहसुन की बात करी थी। काफी लोगों को मैंने देखा है कि लहसुन जो है कच्चा ही खा जाते हैं, सुबह सुबह खा लेते हैं, निकल जाते हैं जैसे हैं। लेकिन आपने बोला उसको बॉयल करके उसका पानी पीजिए। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, व्याधि विशेष में ना हमारा जो जो भी चीज हम ले रहे हैं उसका अनुपान चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपको हड्डियों का प्रॉब्लम है तो उसमें कैल्शियम भी चाहिए आपको। ठीक है, और लहसुन के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो नसों के जो गमन है, वात के गमन को वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा कहीं ना कहीं वात अगर कफ की वजह से रुका हुआ है, ठीक है, कफ ने वात के रास्ते को रोक रखा है, तो हमें कफ को भी एलिमिनेट करना है वहां से। ठीक है, कैल्शियम भी देना है पेशेंट को, और वात का जो गमन का जो रास्ता है उसको क्लियर भी करना है। तो तीनों पर्पस हमारे सॉल्व हो जाते हैं अगर हम दूध के संग लेते हैं तो। और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें आप कच्चा लहसुन ले सकते हो। तो अधिकतर जो आप बात कर रहे हो कि लोग कच्चा लहसुन खाते हैं, वो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं, एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं, क्योंकि एसिडिटी भी कम होती है लहसुन को खाने से, और हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं उसको भी वो क्लियर करता है। ठीक है सर। आप नमनेस की बात कर नहीं, दैट्स ओके। आप नमनेस की भी बात कर रहे थे, तो नमनेस के लिए देखेंगे कि तकरीबन जितने लोग होते हैं कहीं कोल्ड एरिया में जब जाते हैं, बिकॉज ऑफ द सीवियर कोल्ड, फिंगर जी टिप्स जो है उनकी सूनी हो जाती है। बिल्कुल सर। अब जब फिंगर टिप्स सूनी हो जाती है, जब नीचे भी आते हैं, प्लेन्स में भी आते हैं, फिर भी वो आफ्टर सम टाइम वो रहता है। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दैट? देखिए, ये तो एक कंडीशन है जिसमें कि ऐसा हो रहा है। बाकी एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज, जिसमें ये परमानेंट हो जाता है। ठीक है, कि पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, उंगलियां बिल्कुल लाल हो जाती है, इवन नीली तक हो जाती है लोगों की। ये होता क्यों है? ड्यू टू टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो खून की जो नलियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो वेजो स्पाज्म में चले जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सही से नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से नंबनेस होता है। ठीक है ना? तो ये एक कंडीशन है। इसमें मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई ठंडी प्लेस पे जा रहा है तो वो इस तरीके के एक रशियन एक क्वालिटी आती है, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट आए। रशियन क्वालिटी का एक वुल होता है जो कि बहुत गर्म रखता है, तो हमें वो प्रेफर करना चाहिए अगर किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि कोई मेडिसिन हम दे दें, कोई रेमेडी दे दें जिसके जिससे जिसकी वजह से वो होना। एक मैं बस जो मैंने अपने प्रैक्टिस में पाया कि इस तरीके के पेशेंट को मैंने देखा, जो हमारा वो होता है ना अजवाइन, अजवाइन का सत्व आता है, वो अगर वो मुंह में रख करके ऐसी ठंडी जगह पे जाए तो बॉडी वार्म रहती है इंटरनली। तो उसका जितना प्रतिशत है, अगर उसे 100% प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं 30 से 40 50% तक कम हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस मैंने पेशेंट के संग बोला, क्योंकि अजवाइन सत्व बहुत गर्म होता है, तो अगर हम उसको मुंह में रखते हैं तो मुंह हमारी एक ऐसी चीज है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है, तो वो गर्माहट हमारे आर्टरीज और वेन्स तक भी पहुंचती है, तो जितनी मात्रा में वहां पे वेजोस्पाज्म होना चाहिए उतना मात्रा में नहीं होता है। तो आप अजवाइन सत्व बता सकते हो ऐसे पेशेंट को। वो तो प्रिकॉशन हो गया डॉक्टर साहब, जबकि जब जाते हैं तब जी। आई सेड इट इज ऑलरेडी हैपेंड कि नमनेस है, एनीथिंग टू डू विद दैट, उसको कैसे ठीक किया जा सकता आप लोग देखिए सभी योग साधक हो, तो मुझे लगता है कि इसमें भस्त्रिका प्राणायाम काम करेगा। ठीक है, अगर है? बस किसी को ठीक हो है। गया उस समय पे भस्त्रिका कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी कोई बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर भस्त्रिका करते हैं आप तो ये करके देखिए, जिसको हो रहा है ना, क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट होगा आपके पास जिसको ये प्रॉब्लम होता है, उससे आप ये या बोलिए तुम्हें ये हो गया, तुम भस्त्रिका करो 2 से 5 मिनट, देखो क्या चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में। क्योंकि मेरे को नहीं लगता रेमेडी कोई ऐसी है। एक काम ये कर सकता है वो, अगर इसको हो गया है तो गर्म पानी में टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो जो वेरिएशन की वजह से हमारा वेजोस्पाज्म में गया है, तो अगर उतना टेम्परेचर हम मेंटेन कर देते हैं बॉडी में तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। पता नहीं मैं कितना गलत हूँ। उस आदमी को मैंने बोला था कि गर्म पानी में लेमन एंड हाँ कैंफर डाल करके उसको सेके तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ये काफी काम करता है। आई डोंट नो हाउ रॉन्ग आई एम, इफ यू देखिए, कैन आपको करेक्ट। कैम्फर का क्या आपने लॉजिक लिया ये तो नहीं पता, बाकी लेमन काम करेगा, वार्म वाटर काम करेगा। कैम्फर क्यों डाला आपने, क्या उसके पीछे आपका लॉजिक रहा होगा,
तो ये तो क्योंकि कैम्फर देखने में आया है कि अगर वो हम लोग फील करते हैं, कैम्फर मतलब कपूर ना, कपूर हाँ हाँ कपूर, हाँ। कपूर। तो उसका थोड़ा सा कोल्ड वो बढ़ाना चाहिए उसको, रादर देन गर्म वो करे, क्योंकि हम जब कैम्फर को स्मेल करते हैं तो नाक ठंडा होता है हमारा, है ना, उसको स्मेल करते हैं तो। पता नहीं उनको काफी रिलीफ मिला है। हाँ, वो गर्म पानी और लेमन तो चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर को आपने वहां पे मेंटेन किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट अलका जी, आप करें क्वेश्चन अपना। कर्नल सर, आप अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। बोलिए अलका जी, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे बैक बैक झुक रही है, तो जैसे इसे और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, इसमें वात रोग का क्या मतलब वो है, पार्टिसिपेशन है, जो भी ये टेढ़ी क्यों हो जा रही हैं, मतलब अभी मैं बैक के धीरे धीरे बेंड क्यों हो जाती है एज बढ़ने से? देखिए होता क्या है, ये सब चीजें होती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपका ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर किसके ऊपर रखा हुआ है आपको। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। रेखा जी अपना माइक ऑफ करें प्लीज, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है डॉक्टर सर की। रेखा जी अपना माइक ऑफ करें प्लीज। जी सर। बेसिकली होता क्या है, ये सब कैल्शियम डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और कैल्शियम की वजह से ही कमी से ऐसा होता है ओल्ड एज में। तो दूसरी चीज ये है कि आप सभी लोग योग साधक हैं, और अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए जिस तरफ आपका जो प्रॉब्लम है मैम, काइफोसिस कहते हैं इस बीमारी को, और इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकते चले जाती है। तो इसमें जो मैं आपको सबसे मेन चीज बताऊंगा कि आपको अपने पोस्चर को अगर ठीक करना है, तो जितनी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली आपकी आसन है, लाइक भुजंग आसन है, उष्ट्रासन है, इसको आप अच्छे से कीजिए ताकि ये बढ़े ना। दूसरा, कैल्शियम बहुत अच्छे से लेना है आपको। धूप की सिकाई जरूर कीजिए आप, सुबह 7 से 8 बजे की जो धूप होती है, आप उसमें बैठिए अच्छे से, फ्रंट से भी लीजिए, बैक से भी लीजिए, आप धूप अच्छे से लीजिए, क्योंकि ये काइफोसिस बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में होता है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करो, आप जहाँ पे भी हो मैम, किसी अच्छे आयुर्वेदिक, क्योंकि देखिए मॉडर्न में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको ठीक होना है तो आपको पंचकर्मा लेना पड़ेगा, और पंचकर्मा आप लोगे तो डेफिनेट से ठीक हो जाओगे। और बाकी सिद्धांतता अगर देखें, तो मैं वही बोलना चाहूंगा, अभी मैंने बताया भी था कि कोई भी चीज की वजह से अवरोध अगर हो रहा है वात के रास्ते में, तो वात क्या करता है, उस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है, और जो अवरोध कर रहा है, चाहे वो आम हो चाहे वो कफ हो, वो क्या करता है, वात के रास्ते को रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो द्वंद्व चलता है उसके बीच में, इसकी वजह से ही हमारे बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो सबसे पहले आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक क्लिनिशियन को वहां पे जहाँ पे आप हैं वहां से मिलके पंचकर्मा लीजिए, डेफिनेट सी बात है, आप ठीक हो जाओगे। हमारे पास अभी नेपाल से एक पेशेंट आई थी जिसका काइफोसिस था बहुत ज्यादा, और 15 डेज हम लोगों ने उसमें पंचकर्मा कराने में, उसको थोड़ा सा असमर्थ थी वो, क्योंकि उसमें खर्चा होता है, और पुअर लेडी थी। तो हमने उसको कुछ एक्सरसाइजेस बताए और मेडिसिन दिया, और उसका पोस्चर आज के डेट में लगभग 2-3 महीने हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए, बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आप किसी भी अच्छे, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका ट्रीटमेंट है, आप मॉडर्न मेडिसिन में जाओगे तो वो सिर्फ कैल्शियम और आपको विटामिन डी और कुछ मल्टीविटामिन दे देंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, आप किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए वहां पे। आवाज नहीं आ रही मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एक हाँ, पैर की भी उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं जैसे। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ आपको ना कि कहीं अवरोध है आपके बात के रास्ते में। पैर की उंगलियां भी हो रही हैं टेढ़ी, एक हाँ, पैर की। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार थोड़ा सा अपना कुछ टेस्टिंग करा लीजिए, उससे पता लगे, क्योंकि कुछ हमारी व्याधि भी हो जाती है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने बताया, उसकी वजह से भी होता है। एंटी-सीसीपी हमारा बढ़ जाता है, एंटी न्यूक्लियर एक केमिकल होता है ANL, वो भी बढ़ सकता है ये। तो कुछ जनरल टेस्टिंग करवा करके आप देखिए, और डेफिनेटली आपको प्रूफ मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब, सर्दियों में ये उंगलियां भी सूज जाती हैं, जैसे ये है ना गिट्टे, ये उंगलियां सूज
सर्दियों में। सर्दियों में अब वो ये इससे पहले जो सर ने क्वेश्चन पूछा वही कारण है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो हमारी नलियां हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, वो वेजोस्पाज्म में चले जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप वही कीजिए, कुछ ऐसा आप यूज कीजिए, कुछ ग्लव्स जिसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे, नहीं तो आप नमक और ये पानी में जो सर ने बताया लेमन डाल के और शक्कर डाल के आप सिकाई कर सकते हो। अजवाइन का आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो ये स्वॉलिंग नहीं। ऐसे मटर और शलगम के पानी में भी हो सकते हैं क्या? उससे भी आराम? पानी होना चाहिए। बेसिकली जो गर्म पानी में आप कर रहे हो ना, वो गर्म पानी यूज करने की वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से वो रिलीफ हो जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है असल में, जो लोग ज्यादा गोरे होते हैं उनमें ज्यादा परेशानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुशाग्री बोधी, आप अपना क्वेश्चन रखें प्लीज। सर दीप सर, रेखा जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। रेखा मैम का ऑडियो ऑन है तो आवाज इको हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन यूं था कि आपने कैल्शियम का बताया था, कैल्शियम के लिए चूने का बताया था, जी जी। तो उसमें ना जैसे नाखून की परतें उतरती है, तो उसमें उसके लिए क्या रहता है बेस्ट? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी नख हैं, हमारे बाल हैं, ये हमारे अस्थियों का ही मल है। तो अगर अस्थि स्ट्रांग होंगी, अस्थि हमारी बलवान हो जाएंगी, तो ये भी बलवान हो जाएंगे। तो ये इसका भी कारण वही है, आपको कैल्शियम की कमी। आप चूना लेना स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा सर, एक बात और है ना, जैसे एक एड़ी में दर्द रहता है, एड़ी, नॉर्मल कम रहता है, जब जब मॉर्निंग में उठते हैं ना जी तब जी, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इसको कैल्केनियल स्पर बोलते हैं, इस बीमारी को। और इसका आप जादुई ट्रीटमेंट अगर चाहते हो, आप कहाँ रहते हो? राजस्थान, बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर में बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्य हैं हमारे। आप मिलिए और अग्निकर्म करवाइए वहां जाके। आप दर्द के संग जाओगे, और बिना इंजेक्शन के आप बिना दर्द के वापस लौटोगे। अग्निकर्म का बहुत मतलब मैजिकल रिस्पॉन्स है। और तुरंत पेशेंट इतना लंगड़ाता हुआ आता है, लेकिन वो जब हम करते हैं तो तुरंत ही ठीक हो जाता है, इंस्टेंट रिलीफ है। तो आप अग्निकर्म याद रहेगा ना नाम, उनसे डॉक्टर साहब से यही कहना है। कौन बीकानेर में कौन है, आप जानते हो? बताओ भी मेरे को। जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बीकानेर में बहुत है। आप गूगल पे सर्च करो ना, कि वहां पे अच्छा है ना, और उनसे कहना कि डॉक्टर साहब मुझे अग्निकर्म कराना है। इस बीमारी का नाम भी लिख लीजिए आप, कैल्केनियल स्पर। ठीक है? अच्छा, हाँ, जो तुरंत ठीक। पंचकर्म करते हैं वो करते हैं? हाँ, पंचकर्म कर वाले ही करते हैं। ठीक है? अग्निकर्म, ओके सर। हाँ, तुरंत ठीक होगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। जयंती मैम, आप अपना क्वेश्चन ले सकती हैं प्लीज। ओम सर, ओम सबको। एक्चुअली जो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि घुटने के दर्द के लिए आइस पैक लगाओ, लेकिन जो आयुर्वेदिक में जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि गरम सिकाई कर लो। तो उसमें क्या फर्क है वैसे? देखिए, जब आप ठंडा कहीं पे कौन लगाते सा हो, ठंडा कहीं पे लगाते हो, तो उससे क्या होता है, वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो दर्द है, दर्द के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना जरूरी होता है, तभी बढ़ेगा। तो ठंड करने से क्या होता है कि वहां पे खून का दौरान कम हो जाता है, जिससे आपको दर्द जितना है उससे थोड़ा कम लगेगा। हम लोग जो सिकाई कर रहे हैं ना, गरम कर रहे हैं, उसका गरम करने का पीछे आशय ये है कि तेल के अंदर जो औषधीय गुण है उसको हमें क्या कराना है, पेनिट्रेट कराना है अंदर। तेल तो अंदर जाएगा नहीं, सिंपल सी बात। लेकिन तेल के अंदर जो औषधीय गुण है वो गरम तेल के सहारे अंदर चले जाएंगे आपके स्किन के अंदर। उसके जैसे जो जितने भी दर्द निवारक हमारी जड़ी बूटियां होती हैं, चाहे वो दशमूल ले लें, रासना ले लें, वासल, तो ये सारी चीजें क्या करेगा, हमारे दर्द को कम करेगा। अब हमारे पास एक ही तरीका है कि भाई हम तेल को गर्म करके ही अंदर पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कोई गर्म ठंडे का वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी। ठीक है? थैंक यू सर। एक्चुअली कोटेकल का ही मैं कर रही हूँ, तो थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया है। तो कोट्टकल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। हम लोग भी सब कोट्टकल के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, और उन लोग की आयुर्वेदिक औषधियों की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। आप करिए ट्रीटमेंट। ऑल द बेस्ट। हाँ डॉक्टर, मेथी जो आप बोले, मेथी भिगो के ही लेना है या मेथी का पाउडर भूंज के वो भी चलेगा? गर्म करने से सारी की सारी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, अभी मैंने बताया अच्छा। ना। आपको अच्छा, कच्चा तो ठीक है। मेथी का पाउडर सीधे मेथी का पाउडर चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ हाँ ना, क्यों नहीं अच्छा चलेगा? अच्छा, ठीक है ठीक अब है। और आप डॉक्टर, अभी जो नीम के पत्ते हैं वो बोलते हैं पानी में डाल के लीजिए, तो थोड़ा पत्ते लेके पानी में उबाल के लेना है या खाली गर्म पानी में डालना है? नीम के पत्ते देखिए मैम, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कच्चा खाओ तो ज्यादा अच्छा है, और पानी में उबाल के लोगे तो भी अच्छा है। लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं लेना है। 15 दिन अच्छा के बाद 1 हफ्ते का गैप करना है, फिर 15 दिन लेना है, फिर 1 हफ्ते का गैप करना है। रेगुलर अच्छा, लेने से इसके साइड इफेक्ट आने लगते हैं। आने लगते हैं नहीं? और स्नान के टाइम पानी में उसका जो बॉईल करके थोड़ा पानी मिक्स करना है स्नान बिल्कुल करते टाइम? बिल्कुल करना, बिल्कुल करना है। भी, भी हाँ, वो मतलब पत्ते नहीं डालना, उसका पानी उबाल के उसमें मिक्स करना है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ हाँ ठीक है। और वो स्किन इन्फेक्शन अगर कभी हो गया तो ऑयल लगाना चाहिए, कोकोनट ऑयल और नहीं? कोकोनट ऑयल या कोई ऑयल तो जरूर, मैंने अभी बताया ना, अगर आप चाहते हो कि आपको स्किन की कोई डिजीज ना हो तो आप तेल हाँ। का एप्लीकेशन जरूर कीजिए। तेल बहुत अच्छा जरूरी है अच्छा, ना। नहीं अगर हो गया है तो? नारियल का तेल लगा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एक भस्म आती है, टंकड़ भस्म, उसको हाँ। करके रख लीजिए और वही यूज कीजिए। ठीक है। तो टंकड़ अच्छा भस्म अच्छा क्या काम अच्छा, करता हाँ है, हाँ, अच्छा अच्छा। और एंटीबायोटिक ये का काम। लाल क्या बोले डॉक्टर, अब मुझे समझ में नहीं आया, लाल लाल कुछ? लाल गोंद। लाल क्या बोले आप, वो गोंद मिक्स गोंद। करना है? वो क्या है लाल क्या? लाल गोंद मैम, एक गोंद आता है, एक तरीके का पेड़ होता है, उसका गोंद निकलता है, वो लाल गोंद कहलाता है। तो उसको खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके जोड़ भी स्ट्रांग होंगे। तो उसको आप ऐसे भी ले सकते हो, दूध में बॉईल करके 500 मिलीग्राम की मात्रा में। नहीं तो आप उसके बेसन के लड्डू भी बना सकते हो। थैंक यू। किसी और के कोई क्वेश्चन हो? जी डॉक्टर सर, साहब, राम कृष्णन जी हैं और ऋतु यादव जी हैं। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो चूना हम लेते हैं वो कितने दिन तक कॉन्टिन्यूसली लेना है और बीच में गैप देना है? चूने इसके के बारे में। लिए की जरूरत नहीं है मैम, अगर ओल्ड एज का कोई बंदा ले रहा है, अगर बशर्ते उसको किडनी स्टोन नहीं होना चाहिए, है ना। किडनी जी। स्टोन अगर किडनी स्टोन अगर उसको है तो बहुत कॉशियसली ले और पानी ज्यादा मात्रा में पिए, ताकि आप कंटिन्यू ले सकते हैं, ओल्ड एज के जितने भी लोग हैं 50 और प्लस। चने के बराबर लेना है उसको? नहीं नहीं नहीं, गेहूं के दाने के बराबर। दो गेहूं, एक या दो, अकॉर्डिंग टू योर सीवियरिटी, एक गेहूं के दाने के बराबर या दो गेहूं के दाने के बराबर। ठीक, थैंक यू। ऋतु यादव जी, आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब, मुझे 17-18 साल से ऑटो इम्यून डिजीज है, ओके। प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। डॉक्टर साहब, अभी पिछले 2 साल से जो मेरा सीधा हाथ है ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल, जैसे यहाँ से रुक गया है। तो इंजेक्शन वगैरह भी दिए कि किसी तरह ये ठीक हो जाए, लेकिन वो इंजेक्शन भी अंदर गया ही नहीं सिरिंज जैसे। अब बोल रहे हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको सीटीएस हो गया है। तो इसका कोई आयुर्वेद में कोई एक्सरसाइज डॉक्टर साहब? देखिए, लाल गोंद डायबिटीज में ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं खंजता आयुर्वेद में। जब बात उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंच नहीं पा रही है तो वो अपना कर्तव्य भी नहीं कर पाएगी, अपना कर्म भी नहीं कर पाएगी। तो ये आपका अवरोध जन्य व्याधि है। तो इसमें आप कहाँ पे रहते हैं? डॉक्टर कहाँ साहब, रहते पंजाब, पंजाब गुरदासपुर। हैं? पंजाब गुरदासपुर। अच्छा, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, आप ना दीप जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि आपका केस थोड़ा टिपिकल है। और एक अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा दीप जी इनको। आप सारी रिपोर्ट्स अपनी भेज दीजिएगा। एक हम फिर आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, अगर आपके गुरदासपुर में ही वहाँ पे देख लेंगे कि कोई आयुर्वेदिक वैद्य हो, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट आपका एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है, सर्दी खांसी जुकाम ये जो
हड्डियों का रोग है, ये बहुत कॉमन है। आपका जो रोग है ना, ये कॉमन नहीं है और बहुत कम दिखाई मिलता है ये, है ना। लाखों में एक आध, करोड़ों में एक आध पेशेंटों को होता है। तो आप भेज दीजिएगा, मैं फिर आपको पर्सनली एक बार कांटेक्ट करके बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है रितु जी, आप नंबर भेज दीजिएगा। रामकृष्णन जी, आप अपना रामाकृष्णन क्वेश्चन जी। दे सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। सर एक्चुअली मैं मेरा इंडिविजुअल प्रॉब्लम करके था, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन नहीं कर रहा था। एक्चुअली जी जी। इंडिविजुअल आप लोअर बैक पेन के लिए बनाया, तो मेरा क्या है, दोनों थाइस में करीब 20 साल से नमनेस है। तो मैं एक्चुअली 2 बार पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी लिया, कोटेकल से लिया, आई एम फ्रॉम केरला की। तो लेकिन अभी नमनेस तो गया नहीं, और मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता भी जा रहा है। तो उसके लिए रेगुलर बेसिस में कुछ कर सकता है क्या? आपका कोट्टकल में देखिए है क्या, साउथ में थोड़ा सा वो लोग पंचकर्मा से ज्यादा उनका जो है ना शमन चिकित्सा, यानी कि जो मालिश वालिश है ना, उस पे वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। यस आपका वस्ती ट्रीटमेंट हुआ था, वस्ती एनिमा दिया गया था आपको वहां हाँ पे? जी, हाँ वस्ती में सब दिया, वस्ती दिया था। कितना दिया था वस्ती? दो दो वस्ती था, एक तो कषाय वस्ती करके है, कषाय से है, कितने दिन तक, कितने दिन तक दिया गया? जो पांच पांच बार दिया था शायद। खाली 5 बार? हाँ जी। नहीं, आपको कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीने तक रेगुलर वस्ती लेनी पड़ेगी, आपकी जो कंडीशन है। क्योंकि उन लोगों का ना पैकेजेस टाइप का रहता है, क्योंकि मैं खुद विजिट किया हूँ वहाँ पे। तो मुझे जो हम लोग का जो शास्त्रीय है, तो वो मुझे शास्त्रीय कम और कॉमर्शियल ज्यादा लगता है उन लोगों का, कि अपना 7 दिन का बना दिया, 5 दिन का बना दिया, मतलब अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पेशेंट कर लेते हैं वो लोग। अगर आप 3 दिन के लिए भी आना चाहते हो तो 3 दिन का भी हो जाएगा। तो हर हर एक्चुअली रोग, वो उनका प्रॉब्लम से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास छुट्टी नहीं था, तो मैं ही बोला कि इतने में कुछ मैं करेंगे। बोल रहा हूँ ना, देखिए चिकित्सा तभी फलीभूत हो सकती है जब आपका वैद्य अच्छा हो, आपका रोगी आज्ञाकारी हो, आपका परिचारक अच्छा हो, यानी कि आपका अटेंडेंट भी अच्छा होना चाहिए जो आपको बना के देगा सारा। और तीसरा चौथा औषधि। जब तक ये चारों चीज सही ना हो तब तक चिकित्सा फलीभूत नहीं हो सकती। और ये प्रॉब्लम उनसे ज्यादा आपका है कि आपने समय नहीं निकाला, क्योंकि आपका प्रेफरेंस आपका वर्क है, आपकी ये बॉडी। आप समझिए, आपका वर्क आपकी इस बॉडी की वजह से ही है। अगर आपकी बॉडी नहीं रहेगी, साथ नहीं देगी, तो क्या आप अपना वर्क कर पाओगे? आपने अपने बॉडी को प्रेफरेंस नहीं दिया ना। आज आपकी अगर कार खराब हो जाएगी ना सर, तो आज ही आप शोरूम पे दे आओगे, लेकिन इस कार को आपने बेकार कर दिया, है ना। डोंट टेक इट अदरवाइज, आपको ये ना लगे कि सर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि हम अपने आप को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आप अपने लिए सबसे ज्यादा, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। आप हैं तभी आपके संपर्क संबंध है, आपके संपत्ति है, आपके संपर्क हैं, है ना। आपसे ही सब कुछ है। आप अपने आप को तवज्जो तो दीजिए दीजिए। अब आप चूंकि केरला रहते हो, वहां पे इतने अच्छे सेंटर्स हैं, आप ट्रीटमेंट उसके बावजूद भी नहीं आपका सही हो पा रहा है। नहीं तो नहीं, इस मैं एक्चुअली आउट ऑफ केरला रहता हूँ, ये प्रॉब्लम। अभी मुंबई में हूँ, तो इधर मेरा जॉब के कारण के वजह से इधर उधर घूमना पड़ता है, इधर उधर रहता है, तो इसी की मुंबई वजह में से मैं- बहुत अच्छे अच्छे सेंटर हैं। मुंबई में डॉक्टर एक संजय छाजड़ है, आप उनसे चाहे मिल सकते हो जाके। नाम नोट कर लीजिए, संजय छाजड़ सर। देखिए आपका जो प्रॉब्लम है ना, वात कफज ग्रंथि है आपका, और इसमें कम से कम 1 महीने तक आपको वस्ती लेना पड़ेगा। अच्छा 1 महीने, इसको हम लोग कर्म बस्ती बोलते हैं, ठीक है। और तो इसको आप लीजिए, बाकी आप लेसन वाला स्टार्ट कर सकते हो। चूना आप स्टार्ट कर दीजिए, और आप मेथी दाना स्टार्ट कर दीजिए, लाल गोंद स्टार्ट कीजिए। ये सारी चीजें जो मैंने आपको होम रेमेडी बताया वो करिए। साथ में भुजंग आसन करते हो आप? जी करते हैं। करते हो भुजंग, उष्ट्रासन भी करते होगे। तो जी ये जो जी आगे बेंड होने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, आसन नहीं करना है। लाइक मंडूक ओके। आसन नहीं करना है, ठीक है। आगे झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको ध्यान से कमर एक और कमर में बेल्ट जरूर पहनी है आप, ठीक है। तो ये सब चीजें करोगे, साथ में आप पंचकर्मा लोगे तो लेकिन सही से क्लासिकल पंचकर्मा लेना है। ये शॉर्टकट नहीं चलता है आयुर्वेद में, है ना। और देखिए आयुर्वेद में चिकित्सा उसी की हो पाती है जो संयम और धैर्य रहता है, रखता है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊं, मैंने एक पेशेंट था मेरा, मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने कोई वर्ल्ड में, मतलब वो बाहर भी दिखा के आया, अच्छा धनाढ्य था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसको एक एक दिन में 20-20 मोशन होता था। लेकिन आज
कल दिखाने आया था मुझे, 6 महीने से मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अब सिर्फ उसको सुबह एक बार जाता है, शाम को एक बार जाता है, और बिल्कुल कोलतार जैसा होता था उसको, ठीक है ना। लेकिन उसने धैर्य रखा 6 महीने का। मैंने कहा भैया 6 महीना आप समय दे सको तो ही आयुर्वेद में आओ, वरना आप सबको दिखा चुके हो, एक मेरा नाम और जुड़ जाएगा उसमें लिस्ट में, ठीक है ना। सर डॉक्टर साहब का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है क्या, मिलेगा इसके? डॉक्टर संजय छाजर करके आप जब गूगल में डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ओके। हाँ, गूगल में डालोगे तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थोड़ा समय दीजिए, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। यू आर द मोस्ट पर्सन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और डॉक्टर नीम के पत्ते कितने लेने चाहिए? 6 से 8 पत्ते ले लीजिए। हाँ, सुबह 4, शाम को 4, ऐसा। नहीं नहीं, खाने के लिए बोल रहे हो? खाने के लिए 2 पत्ते काफी है, मेरे को लगा हाँ, नहा। हाँ, 2 पत्ते काफी है, 2 2 पत्ते। पत्ते। हाँ हाँ। और जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? दीप जी अब समापन कर ले, 7:37 हो गए हैं। जी जी। जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए बोलिए रेखा जी, जल्दी से। हाँ जी, कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैठे बैठे हाथ पैरों में झुंझुनाहट सी होने लगती है, ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? खून का दौरान रुकने की वजह से। जी, तो इसका कोई उपाय? योग, प्राणायाम, आसन जो आप लोग करते हो। और रेगुलर और रेगुलर मसाज कीजिए ऑयल का, ठीक है। अच्छा अच्छा, जी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। माथुर जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जल्दी से आप कुछ कहना चाह रही हैं तो जल्दी से बताइए। सर, मैं बोलना चाह रही हूँ। सर नमस्कार सर। जो आपने बोला, मुझे लग रहा है मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप उसकी बता रहे मुझे यदि आप डिटेल। ऑन कर लेते तो थोड़ा सा ठीक रह जाता कम्युनिकेशन। तो कुछ कंफ्यूजन हो गया, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कुछ हो गया है, बट मैं अपनी प्रॉब्लम उनको बताना चाहती हूँ। जी जी, बताइए। जैसे बताया कि ये सब प्रॉब्लम मुझे सेम चल रहा है आजकल, और मैंने घुटने का MRI भी कराया 15-20 दिन पहले। तो मैं उनको थोड़ा बोल रही थी शायद मुझे गैस बहुत ज्यादा हो रही है, तो मुझे घुटने में इसलिए प्रॉब्लम। उन्होंने MRI करा दिया, ये सब करा दिया, कुछ नहीं निकला। और सेम फिर वही मेरे को गैस वाली दवाई वो लोग देने लगे, ओमिक्रॉन करके एक दवाई है, वो मैं कंटिन्यू खा रही हूँ। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब मेरा चल रहा है। मैंने बड़े टाइम पहले लहसुन कंटिन्यू खाया था किसी की सजेस्ट करने से। अब मुझे किसी से ओपिनियन मिला कि आपके पेट में ना बहुत गर्मी है, और जिसकी वजह से आपको गैस बनती है, बहुत जरूरत से ज्यादा बनती है। यहाँ तक कि मेरी आवाज भी इफेक्ट होती है, मेरी आवाज बहुत वो हो जाती है। तो अब मुझे आप कोई सजेस्ट करो, मैं बड़ी परेशान हूँ गैस वाली प्रॉब्लम से। कभी घुटने में आता है दर्द, कभी कमर में आता है। सर ये मैं आपसे एक मेरा मेरी ये एक मेरा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो हमारे घुटने का दर्द होता है उसका जो मूल कारण है वो अम्ल पित्त है। आपको शायद याद हो किसी को। तो अम्ल पित्त मतलब हाइपर एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, ये इसकी वजह से ही हमें बीपी की परेशानी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की परेशानी हो जाती है, हमारे रक्त में अम्लता आ जाती है। और वही अम्लता जब हमारे घुटनों तक पहुंच जाती है तो वो घुटनों में भी दर्द करने लगता है। तो ये मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस लेक्चर में अपने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है ये, अगर आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको पंचकर्मा कराना पड़ेगा। आपके दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, पित्त दोष बहुत बड़ा हुआ है। इसके लिए विरेचन आप प्लान कीजिए, अपने आसपास जो भी अच्छा वैद्य हो उसके पास आप जाइए, उससे कहना मुझे विरेचन करवाना है। और अगर आप विरेचन ले लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम में बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। बाकी दवाइयाँ देखिए मॉडर्न मेडिसिन में तुरंत रिलीफ करने के लिए तो आपको वो ले सकते हो आप, एसिडिटी के कैप्सूल्स हैं, एंटासिड्स हैं, लेकिन उससे परमानेंट सॉल्यूशन तो होना नहीं है, क्योंकि जो पित्त इतना बड़ा हुआ है उसको जब तक हम अपने शरीर से निकालेंगे नहीं तब तक वो रिलीफ मिलेगा नहीं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, नियर बाय किसी भी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और अपना विरेचन करवाइए। थैंक यू। मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं अब। जी अनिल सर, आप कुछ कह रहे थे, शायद जा चुके। नहीं, कह रहे थे कि शांति पाठ करा दे, समापन करें। जी काफी समय। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आज के सेशन में, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी कुछ क्वेश्चन लोगों के सॉल्व तो हुए हैं, लेकिन फिर भी खान पान और इन चीज़ों का भी, आयुर्वेद पे जो दवाई भी हम लेते हैं, काफ़ी कुछ खान पान पे भी रह जाता है, जो चीज़ आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो अगली बार कभी दूसरी बार हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखेंगे। और पित्त और कफ पर भी सर यदि आगे बढ़ करके हम पर भी कुछ वो करेंगे, क्योंकि आज हमने बात वाली चीज़ को कवर किया है। तो सभी लोग ताली बजा करके डॉक्टर साहब का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद चाहे तो आप माइक ऑन कर लें, फिर उसके बाद ऑफ भी कर लें सभी लोग। थैंक यू। और हम शांति पाठ के साथ इस कक्षा को संपन्न करते हैं। गहरा लंबा सांस भरें। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। गहरा लंबा सांस, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष एवं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों को जोड़ें, परमात्मा का धन्यवाद करें और दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें। तेजी से घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।